इस वीडियो में हम नियोलिबरलिज्म और नियोलिबरलिज्म की जो टाइप्स है उसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि बेसिक अजम्पशन क्या है, मतलब नियोलिबरलिज्म की थ्योरीज है वो किन विश्वास पर आधारित है, कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको लेकर सारी ये नियोलिबरलिज्म की थ्योरी बिल्ड की जाती है। सबसे पहला पॉइंट है कि नियोलिबरलिज्म मॉडर्नाइजेशन में बिलीव करती है। मॉडर्नाइजेशन का मतलब ये है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑल स्फेयर ऑफ लाइफ में प्रोग्रेस इन्वॉल्व हो, जिसमें प्रोग्रेस हो। प्रोग्रेस का मतलब है ह्यूमन की लाइफ को बेटर बनाना, और मॉडर्नाइजेशन के प्रोसेस में ही स्कोप ऑफ कोऑपरेशन भी रहता है अक्रॉस द इंटरनेशनल बाउंड्रीज। इसका मतलब ये है कि मॉडर्नाइजेशन के प्रोसेस के चलते हुए जो हो रहा है समाज में, उसमें सिर्फ कंट्रीज़ या स्टेट का आपस में कोऑपरेशन नहीं है, वो अक्रॉस इंटरनेशनल बाउंड्रीज होता है। मतलब लोगों का भी आपस में कोऑपरेशन होती है, ग्रुप ऑफ पीपल की कोऑपरेशन होती है, उनके द्वारा बनाई गई ऑर्गेनाइजेशन की कोऑपरेशन होती है। सो सिर्फ नेशन स्टेट के जो लीडर है सिर्फ उसमें कोऑपरेशन नहीं, अक्रॉस इंटरनेशनल बाउंड्रीज में ये कोऑपरेशन होती है। इसको आगे चल के हम और भी डिटेल में देखेंगे। प्रोग्रेस का मतलब जैसे कि मैंने बता दिया है कि जो मेजॉरिटी ऑफ इंडिविजुअल्स है, अगर उनकी लाइफ में कुछ इंप्रूवमेंट होती है, उनकी लाइफ पहले से बेटर होती है, तो हम ये मानेंगे कि प्रोग्रेस हो रही है। नियो लिबरलिज्म ह्यूमन नेचर को काफ़ी पॉजिटिवली लेते हैं और ये मानते हैं कि ह्यूमन रीज़न पोजेस करते हैं, रैशनैलिटी पोजेस करते हैं। तो जब ये रैशनैलिटी और रीज़न को इंटरनेशनल अफेयर में अप्लाई करते हैं तो ग्रेटर चांसेस होते हैं कि वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे, क्योंकि रैशनैलिटी या इस रीज़न की वजह से उन्हें ये पता चलता है कि अगर हम कोऑपरेट नहीं करेंगे, हम कन्फ्लिक्ट या लड़ाई झगड़े या वार में इन्वॉल्व होंगे तो उसकी वजह से हमारा नुकसान होगा। तो इसी रीज़न के चलते हुए इंटरनेशनल रिलेशन में वो कोऑपरेशन में विश्वास करते हैं, वार को, कन्फ्लिक्ट को अवॉइड करते हैं। ये नियोलिबरलिज्म का कहना है। नियोलिबरलिज्म की मुख्य रूप से 4 टाइप्स हैं। उन चारों को हम कवर करेंगे। सोशियोलॉजिकल, इंटरडिपेंडेंस, इंस्टीट्यूशनल, रिपब्लिकन लिबरलिज्म को एक एक करके हम इनको समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले टाइप आती है सोशियोलॉजिकल लिबरलिज्म की। ये जो लिबरलिज्म की टाइप है, ये रियलिस्ट का ये व्यू रिजेक्ट करती है, क्योंकि रियलिस्ट थ्योरी, जो रियलिज्म की थ्योरी है, वो इसमें विश्वास रखती है कि आईआर में स्टेट और स्टेट का ही रिलेशन होता है। लेकिन सोशियोलॉजिकल लिबरलिज्म की थ्योरी ये कहती है कि आईआर इज़ नॉट अबाउट स्टेट एंड स्टेट रिलेशन, रैदर इट इज़ अबाउट ट्रांसनेशनल रिलेशन। ट्रांसनेशनल रिलेशंस का मतलब है वो रिलेशन जो लोगों में है, जहाँ फिर ग्रुप्स में या ऑर्गेनाइजेशन में। सो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर सिर्फ स्टेट का रिलेशन ही नहीं है जो इम्पैक्ट करता है इंटरनेशनल इवेंट्स को, यानी लोगों के रिलेशन को, ग्रुप्स को, ऑर्गेनाइजेशन के रिलेशन को भी हमें ध्यान में रखना होगा अगर हम इंटरनेशनल रिलेशन को समझना चाहते हैं। जेम्स रुजनो भी कहते हैं, जिसको आगे चढ़ के हम पढ़ेंगे भी कि उनकी डिटेल में एक्सप्लेनेशन क्या है। वो कहते हैं कि ऐसे रिलेशन जो है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अगर कोई इवेंट्स हो रहे हैं तो उसको प्रभावित भी करती है, ये लोगों के रिलेशन, ये ग्रुप्स के रिलेशन या कुछ ऑर्गेनाइजेशन के रिलेशन। सो रिलेशन बिटवीन पीपल आर मोर कोऑपरेटिव एंड पीसफुल। ये थ्योरी मानती है कि अगर लोगों के रिलेशन को हम देखेंगे आपस में, ठीक है, जो अक्रॉस द बॉर्डर्स, अक्रॉस द नेशनल बॉर्डर्स से पार जाकर बनते हैं, वो ज़्यादा कोऑपरेटिव और पीसफुल होते हैं। जबकि स्टेट के जो रिलेशन होते हैं वो इतने कोऑपरेटिव और पीसफुल नहीं होते हैं। सोशियोलॉजिकल लिबरलिज्म की थ्योरी हमें ये बताती है। इसमें सबसे पहले थिंकर आते हैं कार्ल ड्वेश, और ये जाने जाते हैं अपनी बुक पॉलिटिकल कम्युनिटी एंड नॉर्थ अटलांटिक, जो 1957 में लिखी थी। मुख्य रूप से इन्होंने आइडिया दिया है सिक्योरिटी कम्युनिटी का। सिक्योरिटी कम्युनिटी का आइडिया नेट के क्वेश्चन में पता नहीं कितनी बार पूछा गया है कि किसने दिया है या ये किसका आइडिया है, तो आपने ध्यान रखना है ये कार्ल ड्वेश का आइडिया है। सिक्योरिटी कम्युनिटी में वो कहते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर जब लोगों में एक सेंस ऑफ कम्युनिटी अचीव हो जाती है, वो अपने आप को एक ही ग्लोब के नागरिक मानने लगते हैं, तो तब सिक्योरिटी कम्युनिटी आती है। और पीपल ये एग्री करते हैं आपस में, उनमें ये समझ भी पैदा होती है, जब ये कम्युनिटी की समझ पैदा होती है कि कन्फ्लिक्ट्स और प्रॉब्लम जो है बिना वार के भी सॉल्व किए जा सकते हैं, बैठ कर बात कर, ठीक है, इस तरह से भी सॉल्व किए जा सकते हैं। हमें वार या कन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये तभी उनमें सेंस आती है जब सबसे पहले उनमें सेंस ऑफ कम्युनिटी आती है। तो इसी आइडिया को वो सिक्योरिटी कम्युनिटी कहते हैं। और ये सिक्योरिटी कम्युनिटी वो कहते हैं एक्चुअली एग्जिस्ट करती है। जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है नॉर्थ अटलांटिक एरियाज़ में, वहाँ पर हमें ये सिक्योरिटी कम्युनिटी देखने को मिलती है। वहाँ पर हमें दिखता है कि लोगों में एक सेंस ऑफ कम्युनिटी बनी हुई है, वो अपने आप को एक ही सिविलाइजेशन का पार्ट मानते हैं, एक ही कम्युनिटी का पार्ट मानते हैं। इसके साथ
कार्ल डुएस 4 कंडीशन भी बताते हैं कि सिक्योरिटी कम्युनिटी कैसे आ सकती है। ठीक है, कौन सी वो कंडीशन होती है। सबसे पहली होती है इंक्रीज्ड सोशल कम्युनिकेशन। इसका मतलब है कि लोगों में आपस में जो वार्तालाप है वो बढ़े, अक्रॉस द नेशन बढ़े, ग्रेटर मोबिलिटी बढ़े, लोग एक दूसरे की तरफ आना जाना शुरू करें। ठीक है, किसी तरह की रिस्ट्रिक्शन ना हो, और उनके इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना शुरू करें, उनके कल्चरल इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना शुरू करें, और उनके इकोनॉमिक बंधन जो है, टाइज जो है, वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो। इसका कहने का मतलब है कि जो उनमें ट्रेडिंग हो रही है, जो भी बिजनेस इन्वॉल्व हो रहा है, वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, और इसके साथ म्यूचुअल ह्यूमन ट्रांजैक्शंस भी हो। इसका मतलब है कि अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को एक दूसरे के साथ म्यूचुअली शेयर करे, जैसे कि कोई टेक्नोलॉजी को शेयर किया, या फिर कोई सर्विसेज, जैसे किसी टीचर को शेयर कर लिया, डॉक्टर की टीम को भेज दिया। ये जो 4 रीज़न है, ये जो 4 कंडीशन है, ये सिक्योरिटी कम्युनिटी को क्रिएट करती है, उसको बढ़ावा देती है। सोशियोलॉजिकल लिबरलिज्म में हमारे सेकंड थिंकर आते हैं जॉन बर्टन। वर्ल्ड सोसाइटी इन्होंने बुक लिखी है जो 1972 में पब्लिश होती है। ये प्रपोज करते हैं अपना फेमस मॉडल कोबवेब मॉडल। कोबवेब मॉडल के जरिए ये बताना चाहते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशन में सिर्फ हम अगर नेशन स्टेट के रिलेशन को ही देखेंगे कि अमेरिका ने फ्रांस के साथ, इंग्लैंड के साथ कैसे डील किया, क्या रिलेशन इस्टेब्लिश किया, अगर ये नेशन स्टेट के रिलेशन को ही देखेंगे तो इट्स नॉट ए कंप्लीट मॉडल, और ये एक सेंस भी नहीं बनाएगा इंटरनेशनल रिलेशन को समझने का, क्योंकि नेशन स्टेट में बहुत सारे ग्रुप्स और भी एग्जिस्ट करते हैं, और इन ग्रुप्स में भी आपस में कई तरह के रिलेशन इस्टेब्लिश होते हैं, चाहे वो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन की बात हो, या फिर ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशन की बात हो, कई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की बात हो। ये सारे ग्रुप्स को भी हमें साथ में लेकर समझना होगा। इसमें वो और भी ग्रुप्स की बात करते हैं, जैसे रिलीजियस ग्रुप्स हो गए, बिजनेस ग्रुप्स हो गए, लेबर ग्रुप होंगे, इनमें भी आपस में रिलेशन होते हैं, तो हमें इनको भी समझना होगा अगर इंटरनेशनल रिलेशन को समझना चाहते हैं। तो इंटरनेशनल रिलेशन को अकॉर्डिंग टू जॉन बर्टन हम IR का जो रियलिस्ट का मॉडल है, जिसे वो बिलियार्ड मॉडल कहते हैं, उसके ज़रिए नहीं समझ सकते। बिलियार्ड क्या होती है? एक गेम होती है जिसको आप पूल या स्नूकर गेम भी कहते हैं। उसमें बॉल्स आपस में टकराती है। तो बिलियार्ड मॉडल का मतलब ही यही है कि जैसे इंटरनेशनल लेवल पर नेशन स्टेट के जो आपस में रिलेशन बनते हैं, वो इस मॉडल के ज़रिए समझाना चाहते हैं। लेकिन जॉन बर्टन कहते हैं ये सही मॉडल नहीं है, ये इंटरनेशनल रिलेशन को सही तरीके से प्रेजेंट नहीं करता। सही मॉडल है कोबवेब मॉडल। कोबवेब मॉडल मतलब जैसे मकड़ी का जाला होता है, आपस में बिल्कुल ही इंटरकनेक्टेड होता है, इस तरह हमें इसे समझना होगा। इंटरकनेक्टेड और ओवरलैपिंग जो रिलेशन बनते हैं इंटरनेशनल रिलेशन में डिफरेंट ग्रुप्स के, उनको समझना होगा अगर हम IR की पॉलिटिक्स को समझना चाहते हैं। और IR की पॉलिटिक्स में जॉन बर्टन कहते हैं ये कोबवेब मॉडल के ज़रिए हम ये समझते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन पर किसी तरह की बिलियार्ड बॉल्स मॉडल टकराव नहीं हो रहा, एक कोऑपरेशन हो रही है, एक दूसरे पर डिपेंड हो रखे हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। इसलिए कन्फ्लिक्ट इंटरनेशनल रिलेशन में कम होंगे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इंडिविजुअल जो है डिफरेंट ग्रुप्स के मेंबर है। हो सकता है एक इंडिविजुअल रिलीजियस ग्रुप का मेंबर भी हो, बिजनेस ग्रुप का भी हो, और लेबर ग्रुप का भी मेंबर हो। तो एक टाइम पर डिफरेंट ग्रुप्स का मेंबर भी हो सकता है। इसकी वजह से डिफरेंट इंडिविजुअल डिफरेंट ग्रुप्स के साथ मिले होने की वजह से कोऑपरेशन के चांसेस बढ़ते हैं, कन्फ्लिक्ट के चांसेस कम हो जाते हैं। जॉन बर्टन इसके साथ ये भी क्लियर करते हैं कि कन्फ्लिक्ट कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं होंगे। कुछ कन्फ्लिक्ट इंटरनेशनल लेवल पर रहेंगे, लेकिन वो म्यूट हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, वार के चांसेस कम हो जाएंगे। सो ओवरलैपिंग जो मेंबरशिप मैंने जैसे बताई कि एक इंडिविजुअल डिफरेंट ग्रुप का मेंबर हो सकता है, इसी की वजह से जो कन्फ्लिक्ट हैं वो कम हो सकते हैं। नेक्स्ट थिंकर का नाम आता है सोशियोलॉजिकल लिबरलिज्म में जेम्स रोजनो का। इनकी बुक है द स्टडी ऑफ ग्लोबल इंटरडिपेंडेंस। ये 1980 में पब्लिश होती है। ये आइडिया सपोर्ट करते हैं जो बेसिकली लिबरल आइडिया है, वो है ट्रांसनेशनल नेटवर्क्स को लेकर। ये वही जो हमने पिछले आइडिया समझे हैं कि इंडिविजुअल और ग्रुप्स का इंटरनेशनल लेवल पर एक रिलेशंस होता है, हमें उसको भी समझना चाहिए। और ये जो रिलेशन होता है ये पीसफुल होता है। नेशन स्टेट में जो रिलेशन पाया जाता है वो कन्फ्लिक्चुअल होता है, उसमें लड़ाई झगड़े वार की संभावना रहती है। लेकिन इंडिविजुअल और ग्रुप्स के जो रिलेशन है ये ज़्यादा पीसफुल होता है। सेम आर्ग्यूमेंट को दोबारा प्रपोज कर रहे हैं। इसके साथ रोजनो हमें ये भी समझाते हैं कि ये जो ट्रांसनेशनल नेटवर्क है इंटरनेशनल रिलेशन पर, ये एक नया अभी ऑर्डर है, नया एक सिस्टम है, इसलिए अनस्टेबल होगा कुछ टाइम के लिए, क्योंकि ये पुराने ऑर्डर को तोड़ रहा है। पुराने ऑर्डर का मतलब वो है जहाँ पर
कोऑपरेशन नहीं थी, जहाँ पर पीसफुल रिलेशन नहीं थी, जिसमें हम सिर्फ नेशन स्टेट को ही देखते थे। तो अब ये जो नया ट्रांसनेशनल नेटवर्क बन रहा है, जो नया है, धीरे धीरे स्टेबल होगा। और अगर इसमें किसी तरह की इंस्टेबिलिटी भी है तो अगर कोई कन्फ्लिक्ट भी होते हैं वो रेयरली होंगे, कम होंगे, उसमें बल का, फोर्स का प्रयोग भी कम होगा। और इसी के साथ जॉन बुटन की जो पीछे हमने बात पढ़ी है उसी को रोजनो यहाँ पर भी रिपीट करते हैं कि एक इंडिविजुअल डिफरेंट ग्रुप का मेंबर हो सकता है, जिसकी वजह से ये चांसेस कम हो जाते हैं कि इनमें जो रिलेशन है वो ख़राब हों, एंटागोनिस्टिक कैंप्स में बदल जाए, आपस में लड़ाई झगड़े या वार में बदल जाए। ऐसा नहीं होगा, ये रिलेशन कंपैरेटिवली काफ़ी पीसफुल रहेंगे। अब हमारी नेक्स्ट थ्योरी आती है इंटरडिपेंडेंस लिबरलिज्म की। और इंटरडिपेंडेंस लिबरलिज्म की थ्योरी की शुरुआत होती है जब 1950s के दौरान जो हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज़ है वो राइज करती है। इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज़ इकोनॉमिकली वहाँ राइज करना शुरू करती है, और जैसे ही ये राइज करना शुरू करती है इनकी आपस में इंटरडिपेंडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मतलब अपनी ग्रोथ के लिए ये एक दूसरे पर डिपेंड करने लगते हैं। कोई भी जो है अकेले ग्रोथ नहीं कर सकता, ऐसे रिलेशन इस्टेब्लिश हो जाते हैं जिसे कहते हैं इंटरडिपेंडेंस के रिलेशन। सबको ग्रो करना है, साथ में करना पड़ेगा, कोई अकेले ग्रोथ नहीं कर सकता, एक दूसरे पर डिपेंड है अपनी ग्रोथ के लिए। और इस इंटरडिपेंडेंस की वजह से चलते हुए जो कंट्रीज़ है इकोनॉमिक डेवलपमेंट और फॉरेन ट्रेड को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। मिलिट्री फोर्स या टेरिटोरियल एक्सपेंशन जो वर्ल्ड वॉर 2 से पहले उनकी पॉलिसी रहती है उसको छोड़ देते हैं, अब वो ध्यान देते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे। इसी तरह कुछ ट्रेडिंग स्टेट्स जैसे जापान और जर्मनी है, ये मिलिट्री पर कम खर्चा करने लगते हैं और इकोनॉमिक सेल्फ सफिशेंसी पर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं, अपनी जो एनर्जी और इन्वेस्टमेंट है उसी पर लगाने लगते हैं। मॉडर्न स्टेट हम ये कह सकते हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि मिलिट्री की ऑप्शन को बिल्कुल निकाल ही देंगे, मिलिट्री पर किसी तरह का कोई खर्चा नहीं करेंगे या मिलिट्री पर भारी इन्वेस्टमेंट बंद ही हो जाएगी। इंटरडिपेंडेंस लिबरलिज्म प्रैक्टिकल है और जानता है कि मिलिट्री ऑप्शन हमेशा ओपन रहेगी। वो दोबारा हो सकता है कि मिलिट्री पर ज़्यादा इन्वेस्ट करने लगें, लेकिन कहते हैं कि चांसेस कम है। जो हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज़ है वो मिलिट्री पर इतना ज़्यादा खर्चा नहीं करेंगी, वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में करेगी। लेकिन जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ है हो सकता है कि वो वार की ऑप्शन को चुने और वो मिलिट्री पर ज़्यादा खर्चा करें, क्योंकि लैंड वहाँ पर आज भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज़ में लैंड इम्पोर्टेंट नहीं है, टेक्नोलॉजी के माध्यम बदल चुके हैं और पैसे कमाने के तौर तरीके बदल चुके हैं, इसलिए वो लैंड पर डिपेंड नहीं है अपनी ग्रोथ के लिए। इसलिए उनमें वार और टेरिटोरियल एक्सपेंशन को लेकर ज़्यादा खर्चा नहीं होगा। ये इंटरडिपेंडेंस लिबरलिज्म के मेन आर्ग्यूमेंट है। इसमें सबसे पहले थिंकर आते हैं डेविड मित्रानी, जिन्होंने फंक्शनलिस्ट थ्योरी ऑफ इंटीग्रेशन दी है। ये आपने याद रखना है, फंक्शनलिस्ट थ्योरी ऑफ इंटीग्रेशन डेविड मित्रानी ने दी है। नेट में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये सबसे पहला अपना आर्ग्यूमेंट रखते हैं कि जितनी ज़्यादा इंटरडिपेंडेंस होती जाएगी एक कंट्री की दूसरी कंट्री के साथ, तो उनमें संभावना है शांति और पीस भी ज़्यादा बढ़ता जाएगा, वो वार में और कन्फ्लिक्ट में लेस इन्वॉल्व होंगे। लेकिन वो कहते हैं कि कोऑपरेशन इंटरनेशनल लेवल पर तभी बढ़ सकती है अगर हम कुछ टेक्निकल एक्सपर्ट्स को लेकर आएँ। पॉलिटिशियन ना डील करें दूसरी कंट्री के साथ, रैदर टेक्निकल एक्सपर्ट्स इन चीज़ों के साथ डील करें, दूसरी कंट्री के साथ रिलेशन कायम करने के साथ डील करें। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कुछ फंक्शनल एरियाज़ होते हैं जैसे ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, फाइनेंस, ऐसे जो फंक्शनल एरियाज़ है इनमें जो प्रॉब्लम्स पैदा होती है वो टेक्निकल एक्सपर्ट सॉल्व कर सकते हैं, पॉलिटिशियन नहीं कर सकते। और वो चाहते हैं पॉलिटिशियन बैकफुट पे प्ले करे, टेक्निकल एक्सपर्ट आगे आए और ये अपने इंटरनेशनल लेवल पर डील करे, ये फॉरेन पॉलिसी को क्रिएट करे कि ट्रांसपोर्ट को लेकर हमारी दूसरी कंट्री के साथ क्या पॉलिसी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन को लेकर क्या पॉलिसी होनी चाहिए, कैसे हमें डील करना है। और जब सिटीज़न ये रियलाइज़ करना शुरू करेंगे कि इन टेक्निकल एक्सपर्ट की वजह से बहुत सारी वेलफेयर हो रही है, हमारी लाइफ में प्रोग्रेस हो रही है, हमारी लाइफ पहले से पहले बेहतर हो रही है, तो वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ अपनी लॉयल्टी को शिफ्ट करते जाएंगे। उनके लिए नेशन स्टेट या अपना नेशन इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा, उनके लिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती जाएगी, क्योंकि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के रिलेशन की वजह से उनकी लाइफ में जब वेलफेयर आएगा तो वो अपनी लॉयल्टी को शिफ्ट करते जाएंगे। इसकी वजह से इंटरडिपेंडेंस होगी और इंटरडिपेंडेंस की वजह से पॉलिटिकल इंटीग्रेशन बढ़ेगी, पीस जो है इंटरनेशनल लेवल पर ज़्यादा बढ़ेगा।
सेकंड थिंकर अर्नेस्ट हास आते हैं और ये नियो फंक्शनलिस्ट थ्योरी ऑफ इंटीग्रेशन देते हैं। मित्रानी फंक्शनलिस्ट की देते हैं और अर्नेस्ट हास नियो फंक्शनलिस्ट की थ्योरी देते हैं। ये मित्रानी का जो नोशन है ना कि टेक्निकल मैटर्स जो हैं वो टेक्निकल एक्सपर्ट्स को देखने चाहिए, पॉलिटिशियंस को नहीं देखने चाहिए, उसको रिजेक्ट करते हैं। और इसके साथ ही अपना आर्ग्यूमेंट रखते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर इंटरडिपेंडेंस या इंटीग्रेशन तभी होगी जब जो पॉलिटिशियन है, पॉलिटिकल एलीट्स है, वो आपस में कोऑपरेशन को इंटेंसिफाई करे, यानी आपस में जो सहयोग है उसको बढ़ाए, उसको इंटेंसिफाई करे। और इस इंटीग्रेशन के प्रोसेस में पॉलिटिकल एक्टर जो है अपनी वफादारी, अपनी लॉयल्टीज जो है वो न्यू सेंटर को शिफ्ट करेंगे। न्यू सेंटर का मतलब वो सेंटर है जहाँ पर कोई इंस्टीट्यूशन, जहाँ पर कोई नेशन स्टेट जो है वो डोमिनेट कर रही है उस स्फीयर को या उस फंक्शनल एरिया को लेकर, जैसे फाइनेंस को लेकर, ट्रांसपोर्टेशन को लेकर, कम्युनिकेशन को लेकर, जिसमें सरदारी है उसको लेकर वो अपनी वफादारी देंगे, ये पॉलिटिकल एक्टर्स। इसके साथ ये एक और आर्ग्यूमेंट देते हैं स्पिल ओवर का, कि इंटीग्रेशन डिपेंड करती है स्पिल ओवर के फिनोमिना पे। स्पिल ओवर का फिनोमिना ये कहता है कि अगर एक स्फीयर में कोऑपरेशन होती है तो उसकी वजह से दूसरे स्फीयर में अपने आप कोऑपरेशन होने लगेगी। स्पिल ओवर का इफेक्ट ये कहता है अगर एक एरिया में ट्रांसपोर्ट में कोऑपरेशन होती है तो उसकी वजह से दूसरे एरिया कम्युनिकेशन में भी हमें दिखता है कि वहाँ पर भी कोऑपरेशन बढ़ सकती है। तो अपनी नियो फंक्शनलिस्ट के थ्योरी के आधार पर वो कहते हैं कि पॉलिटिशियन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टेक्निकल एक्सपर्ट्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। पॉलिटिकल एक्टर्स इंटीग्रेशन या कोऑपरेशन को और भी ज़्यादा इंटेंसिफाई करेंगे, बढ़ाएंगे, अपनी जो वफादारी है, जो लॉयल्टी है वो न्यू सेंटर की तरफ शिफ्ट करेंगे, जहाँ पर किसी इंस्टीट्यूशन, नेशन स्टेट की ज़्यादा एक्सपर्टीज़ है, जहाँ ज़्यादा डोमिनेंस है, उसकी बात को ज़्यादा सुनेंगे, उसको ध्यान में रखेंगे, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे। और इंटीग्रेशन एक एरिया में अगर होती है तो दूसरे एरिया में भी ज़्यादा होने लगेगी। तीसरे थिंकर इसमें आते हैं रॉबर्ट कोहेन और जोसेफ नाई जूनियर। इनकी फेमस बुक है पावर एंड इंटरडिपेंडेंस, जो 1977 में पब्लिश होती है, और इसमें वो कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस का आइडिया देते हैं। इसमें वो ये कहते हैं कि स्टेट लीडर की बजाय बहुत सारी गवर्नमेंट की ब्रांचेस होती है, बहुत डिफरेंट एक्टर्स होते हैं जो स्टेट के रिलेशन को बनाकर रखते हैं। यानी सिर्फ नेशन में आपस में रिलेशन नहीं है, नेशन की गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के डिफरेंट डिपार्टमेंट है जो आपस में दूसरी कंट्रीज़ के डिपार्टमेंट के साथ डील करते हैं। डिफरेंट एक्टर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं जो स्टेट के रिलेशन को बनाकर रखते हैं। हमें इस चीज़ को समझना होगा, और इस चीज़ को वो कहते हैं ट्रांसनेशनल रिलेशन का नाम देते हैं। जैसे हम पढ़ के आए हैं, ट्रांसनेशनल रिलेशन का मतलब है कि स्टेट्स के बाहर जो इंडिविजुअल और ग्रुप के भी रिलेशन कायम होते हैं, हमें उसको भी समझना होगा। और ये कहते हैं कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस का दौर चल रहा है, और इस दौर में लो पॉलिटिक्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जा रही है हाई पॉलिटिक्स के ऊपर। लो पॉलिटिक्स का मतलब है जहाँ इकोनॉमिक्स और सोशल अफेयर पर ज़्यादा एम्फेसाइज किया जा रहा है। हाई पॉलिटिक्स का मतलब है जहाँ पर सिक्योरिटी और सर्वाइवल की बात होती है। तो कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस के चलते हुए लो पॉलिटिक्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जा रही है, यानी इकोनॉमिक्स और सोशल अफेयर को ज़्यादा देखा जा रहा है, और हाई पॉलिटिक्स यानी सिक्योरिटी और सर्वाइवल पर इतना अब जोर नहीं दिया जा रहा कंट्रीज़ के द्वारा। सो मिलिट्री फोर्स जो है कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस के टाइम पर लेस यूज़फुल हो गई है। नेगोशिएशन स्किल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी अपनी बात मनवा लेना दूसरे से बिना जोरों ज़बरदस्ती के। ये जो डिप्लोमेसी स्किल है, ये जो नेगोशिएशन स्किल है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस के, यानी आज के टाइम पर रॉबर्ट कोहेन और जोसेफ नाई ये मानते थे। और इसके साथ ये भी मानते थे कि कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस वर्ल्ड जो है मोर फ्रेंडली रहेगा, मोर कोऑपरेटिव रहेगा, ब्रूट फोर्स का इस्तेमाल नहीं होगा, मिलिट्री का यूज़ कम हो जाएगा, और वार और कन्फ्लिक्ट की संभावना भी जो है वो कम हो जाएगी। नेक्स्ट लिबरलिज्म की जो टाइप आती है वो है इंस्टीट्यूशनल लिबरलिज्म। ये लिबरलिज्म की टाइप ये मानती है कि रियलिस्ट व्यू ये कहता है कि जितने भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है वो कंट्रोल किए जाते हैं किसी ना किसी स्टेट के द्वारा। लेकिन इंस्टीट्यूशनल लिबरलिज्म कहता है कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन इंडिपेंडेंट होते हैं स्टेट्स के, यानी वो अपनी मर्जी से डिसीजन और फैसले लेते हैं, रूल्स बनाते हैं इंटरनेशनल लेवल पर। तो ये कहना कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन कंट्रोल किए जाते हैं स्टेट के द्वारा, ये गलत है। ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन स्टेट्स में रादर कोऑपरेशन को प्रमोट करते हैं। हालांकि स्टेट के बिहेवियर को कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन की वजह से ही स्टेट में कोऑपरेशन होता है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन में क्या क्या इंक्लूड है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन में इंक्लूड है नेटो, यूरोपियन यूनियन, और कुछ ऐसे रूल्स, कुछ ऐसे लॉ और ऐसे रेगुलेशन
जो स्टेट के एक्शन को गवर्न करते हैं। इसका मतलब ये है कि स्टेट क्या डिसीजन ले, किन रूल्स के अकॉर्डिंगली ले, उन रूल्स को भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन कहा जाता है। जैसे एविएशन को लेकर रूल हो गए, शिपिंग को लेकर रूल हो गए, उनको भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन का नाम दिया जाता है, जहाँ फिर रिजीम्स भी कहा जाता है। ये क्रिटिसाइज करते हैं रियलिस्ट के व्यू को, क्योंकि रियलिस्ट के अकॉर्डिंगली क्या था कि कोल्ड वॉर एंड हो चुका है, बाइपोलैरिटी ख़त्म हो चुकी है, मल्टीपोलैरिटी जो है वो आएगी, जिसकी वजह से इंस्टेबिलिटी रहेगी, इनसिक्योरिटी रहेगी इंटरनेशनल लेवल पर, कन्फ्लिक्ट स्ट्रगल और भी ज़्यादा बढ़ेंगे। जितने वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पर जो समा था वो समा फिर से वापस आ जाएगा, ये रियलिस्ट का कहना था। लेकिन इंस्टीट्यूशन लिबरलिज्म उनके इस आर्ग्यूमेंट को क्रिटिसाइज़ करता है। वो ये कहते हैं कि मल्टीपोलर आने के बावजूद, मल्टीपोलैरिटी आने के बावजूद जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अनार्की थी उसको डीस्टेबलाइज किया है इसी इंस्टीट्यूशन ने। बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं जिन्होंने स्टेट के बिहेवियर को कंट्रोल किया है। ये चीज़ हमें समझनी होगी कि उन्होंने मल्टीपोलर अनार्की के इफ़ेक्ट को डीस्टेबलाइज करने में एक बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाई है इंस्टीट्यूशन ने। इसके साथ ये भी ये कहते हैं कि इंस्टीट्यूशन जो है एक स्टेट को दूसरी स्टेट के बारे में सही जानकारी, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से जो स्टेट में एक डर बना रहता है अपने दूसरी स्टेट को लेकर कि पता नहीं वो क्या कर देगा, वो डर कम हो जाता है। और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन कई तरह के फॉर्म्स इस्टेब्लिश करते हैं, कई तरह की मीटिंग्स करते हैं, टॉक्स रखते हैं, कन्वेंशन करते हैं, प्रोटोकॉल साइन करवाते हैं, जो नेगोशिएशन का एक सिलसिला बनता है बिटवीन डिफरेंट नेशन स्टेट, जिसकी वजह से कोऑपरेशन बढ़ती है और कन्फ्लिक्ट कम होते हैं। नेक्स्ट लिबरलिज्म की टाइप आती है रिपब्लिकन लिबरलिज्म। रिपब्लिकन लिबरलिज्म में ये आर्ग्यूमेंट दिया जाता है कि जहाँ पर लिबरल डेमोक्रेसी है, जहाँ पर डेमोक्रेसी है, वो कंट्रीज़ काफ़ी पीसफुल होती है। इस आइडिया को इमैनुअल कांत ने परपेचुअल पीस भी कहा है। इसका कहने का मतलब है कि लिबरल डेमोक्रेसीज होती है वो फाइट में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होती। इसका मतलब ये क्या है कि लिबरल डेमोक्रेसी कभी वार में आज तक इन्वॉल्व नहीं हुई। यस, वो वार में काफ़ी बार इन्वॉल्व हुई है, रादर नॉन डेमोक्रेसी से ज़्यादा ही इन्वॉल्व हुई है। बट आर्ग्यूमेंट यहाँ पर यह है कि वो लिबरल डेमोक्रेसीज आपस में झगड़ते नहीं हैं। अगर वो दूसरी लिबरल डेमोक्रेसीज के साथ डील कर रहे हैं, वो काफ़ी कोऑपरेटिव वे से पीसफुल तरीके से करेंगे, आपस में ज़्यादा झगड़ेंगे नहीं। लेकिन अगर वो नॉन डेमोक्रेसी किसी अथॉरिटेरियन ऑटोक्रेटिक कंट्री के साथ डील कर रहे हैं तो बहुत सारे चांसेस है कि उनमें वार हो सकती है, उनमें कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। क्यों? इसके लिए माइकल डोयल 3 रीज़न बताते हैं। सबसे पहला रीज़न वो ये कहते हैं कि क्यों उनमें झगड़े की संभावना कम होती है, क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वहाँ के सिटीज़न कंट्रोल करते हैं, वो अपनी गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाकर रखते हैं इलेक्शन के ज़रिए से। और वहाँ के जो सिटीज़न है वो कभी नहीं चाहेगी कि उनकी गवर्नमेंट वार में इन्वॉल्व हो और हमारी लाइफ को बदतर बना दे, तो इसलिए वार की चांसेस कम हो जाते हैं डेमोक्रेसीज़ में। और दूसरा बड़ा रीज़न है कि इनमें कॉमन मॉरल वैल्यूज़ होती हैं जो लिबरल डेमोक्रेसीज़ को अडॉप्ट करती हैं। इनकी एक पैसिफिक यूनियन बन जाती है कांत के अकॉर्डिंगली। और ये पैसिफिक यूनियन का मतलब है कि वो वायलेंस को प्रेफर नहीं करते, वो पीसफुल सोल्यूशन को प्रेफर करती है। और तीसरा बड़ा रीज़न ये है कि लिबरल डेमोक्रेसीज़ में इकोनॉमिक कोऑपरेशन ज़्यादा होती है, इनमें आपस में इंटरडिपेंडेंस ज़्यादा होती है, जिसे कांत कहते हैं स्पिरिट ऑफ कमर्स इनमें ज़्यादा होता है। तो उसकी वजह से वो वार में इन्वॉल्व होने के उनके चांसेस कम हैं, वो आपस में वार में इन्वॉल्व नहीं होंगे, अगर होंगे उनको पता है एक दूसरे को नुकसान ही होगा। अभी तक हमने जितने भी लिबरलिज्म की टाइप्स पढ़ी है, रिपब्लिकन लिबरलिज्म कहा जाता है कि ये सबसे बड़ी नॉर्मेटिव एलिमेंट है। ये अपने आप में एक साइंटिफिक थ्योरी नहीं है, ये एक रैदर विश्वास है कि डेमोक्रेसीज जो हैं वो वार में इन्वॉल्व नहीं होती आपस में, जहाँ उन्हें होना नहीं चाहिए। इस तरह के आर्ग्यूमेंट को लेकर रिपब्लिकन लिबरलिज्म अपनी थ्योरी को नॉर्मेटिव बना लेता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको लिबरलिज्म की 4 टाइप्स जो है वो समझ आया होगा, उनके मेन आर्ग्यूमेंट समझ आए होंगे, जो बेसिकली इसी चीज़ को लेकर है कि इंटरनेशनल लेवल पर कोऑपरेशन की संभावना ज़्यादा है। अगर कंट्रीज़ में इंटरडिपेंडेंस बढ़ती जाए तो हमें नेशन स्टेट की पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर जो लोगों और ग्रुप्स या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के आपस में रिलेशन है उनको भी समझना होगा, और वो इंटरनेशनल रिलेशन में इंटरनेशनल इवेंट्स को कैसे इम्पैक्ट करते हैं उस चीज़ को भी समझना होगा।
इस इंटरडिपेंडेंस के चलते हुए, इस कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस के चलते हुए मिलिट्री का यूज़ कम होता जाएगा, इकोनॉमिक अफेयर, सोशल अफेयर पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जाएगी और कोर्डियल और कोऑपरेशन रिलेशन बनते जाएंगे दूसरी कंट्रीज़ में आपस में। यही नियोलिबरलिज्म की थ्योरी के मेन आर्ग्यूमेंट है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू।